दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र। इसमें आज की वीडियो में हम वर्ष 2011 में आयोजित टीजीटी परीक्षा सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी टीजीटी परीक्षा के लिए। आप इसको हल कर लीजिए और जो प्रश्न कठिन हैं उनको अलग से नोट कर लीजिए ताकि परीक्षा के समय आप आसानी से रिवाइज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? ऑप्शन है आपके गार्नर, सीले, रॉबर्ट डहेल और गैटेल। तो सही उत्तर है दोस्तों डहेल। रॉबर्ट डहेल की परिभाषा है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है और यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके गार्नर, गिडिंग्स, ब्लंटसली और लीकाक। तो सही उत्तर है लीकाक। लीकाक का कथन है कि दोस्तों सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है और यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और आसान भी है ये प्रश्न। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। दोस्तों इसको एक अन्य रूप में कहा जाता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आप जानते हैं ये कथन प्रसिद्ध सामाजिक संविदावादी विचारक रूसो का है और अपनी कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रूसो ने इस समस्या पे विचार दिया है कि मनुष्य प्राकृतिक दशा से निकलकर सभ्य समाज का निर्माण करता है, लेकिन असल बात यह है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, एक कथन देखिए, शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। तो आसान प्रश्न है, आप जानते हैं बिल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। तो ये कथन टी.एच. ग्रीन यानी थॉमस हिल ग्रीन का है। थॉमस हिल ग्रीन या टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं और उसका मानना है कि राज्य की शक्ति या संप्रभुता मनुष्यों के नैतिक अधिकारों को लागू करने का एक साधन मात्र है और वो मानता है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों की इच्छाओं से किया गया है, शक्ति के आधार पर नहीं। अगला प्रश्न है कि रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर में समाज से राज्य। ये कथन किसका है? तो ये एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री रहे हैं मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर में समाज से राज्य का निर्माण होता है। अगला प्रश्न भी एक कथन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है यानी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अद्भुत यात्रा है। ये कथन किसका है? तो ये हीगल का कथन है। दोस्तों हीगल का मानना है, हीगल एक आदर्शवादी विचारक है और हीगल ने चेतना को सृष्टि का सार तत्व माना है और राज्य को धरती पर ईश्वर की अवतरण या ईश्वर की यात्रा वो मानता है। अगला प्रश्न देखिए, एक कथन है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। ये कथन किस विचारक का है? ऑप्शन है आपके बर्जेस, डुग्बी, जिया बोदा और जेलिनेक। तो सही उत्तर है बोदा। बोदा कहता है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, इस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। कानून का कोई नियंत्रण नहीं रहने का मतलब बोदा ये मानता है कि जो कानून है उनका निर्माण या उनको बनाने का कार्य इसी संप्रभु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कानून संप्रभु की आज्ञा है। ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन कई बार ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये कथन जॉन ऑस्टिन का है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? ऑप्शन है आपके रूसो, सीले, मॉन्टेस्क्यू और लॉक। तो सही उत्तर है सीले। सीले स्वतंत्रता को सभी प्रकार के बंधनों का अभाव मानता है और स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को वो स्वीकार करते हुए कहता है कि स्वतंत्रता जो है अतिशासन का विलोम है।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, ये कथन किसका है? स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, ये कथन किसका है? लॉक, रूसो, पोलार्ड और ग्रीन आपके ऑप्शन हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों पोलार्ड। पोलार्ड का कथन है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। दोस्तों पोलार्ड स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानता है और इसी आधार पर वह इस कथन को कहता है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का ये कथन है और लोकतंत्र की ये जो परिभाषा है सबसे सटीक, सबसे साधारण और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा में शामिल है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अगला प्रश्न है, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, गार्नर और रूसो। तो सही उत्तर है स्पेंसर। स्पेंसर का कथन है कि यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब आप पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की कोई भी बुक पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही शुरुआती चैप्टर में ये कथन आता है कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है बारकर का। अर्नेस्ट बारकर एक विचारक हैं। इनका मानना है कि राजनीतिक चिंतन का जन्म देने का श्रेय जो है यूनानियों को है और उसे विकसित जो है यूरोप वासियों ने किया था। तो कुल मिलाकर बारकर का ये कथन कि राजनीतिक चिंतन का श्रेय गणेश यूनानियों से होता है, उसके जन्म का यूनानी मानव का शांत तथा स्वच्छ तर्क बुद्धिवाद के साथ संबंध है। अगला प्रश्न है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके टी.एच. ग्रीन, बेंथम, मनु और कौटिल्य। तो सही उत्तर है मनु। मनु का ये कथन है कि राज्य के अंतर्गत यदि राजा चोरी का पता लगाने में असमर्थ है तो उसके लिए यह पाप के समान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यानी ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, ये कथन किसका है? तो ये कथन भारत के महान राजनीतिक विचारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। उनके अनुसार सत्य ही ईश्वर है और सत्य शब्द जो है वो सत शब्द से निकला है। इसका अर्थ है अस्तित्व का होना और उन्होंने ये जो अपनी ये वचन या ये कथन जो है उन्होंने अपनी पुस्तक या आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग में कहा है। अगला प्रश्न है, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? ऑप्शन है आपके अरस्तु, प्लेटो, गैटिल और जी.एस. मिल। तो सही उत्तर है दोस्तों अरस्तु। अरस्तु का कथन है कि संविधान जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशन वो राज्य के कार्य और नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करता है। अगला प्रश्न है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं, ये कथन किसका है? तो संविधान के प्रकार के आधार पे दोस्तों ये कथन कहा गया है। संविधानों के प्रकार में लिखित और अलिखित संविधानों का वर्गीकरण किया जाता है। तो उसी आधार पे ये कथन है कि लिखित और अलिखित संविधानों में भेद जो है वो मात्रा का है, गुण का नहीं। ये कथन किस विचारक का है? ऑप्शन है आपके अरस्तु, गार्नर, जे.एस. मिल और लास्की। तो सही उत्तर है गार्नर। गार्नर का कथन है दोस्तों कि संविधान, कोई भी संविधान न तो पूर्णतया लिखित होता है और न पूर्णतया अलिखित, दोनों संविधानों में केवल मात्रा का भेद होता है, गुण का नहीं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 1948, 1949, 1950 और 1951। तो सही उत्तर है आपका 1948 में। दोस्तों परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीति वैज्ञानिकों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कुछ विषय शामिल किए गए थे। तो सही उत्तर है यूनेस्को द्वारा राजनीति विज्ञान का क्षेत्र 1948 में निर्धारित किया गया था।
अगला प्रश्न है, लगभग ये हर बार जो है टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सरकार, भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता। तो राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, आप जानते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन संप्रभुता या सॉवरेनिटी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और संप्रभुता के अभाव में किसी भी राज्य को राज्य नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? ऑप्शन है आपके लास्की, गार्नर, गैटिल और सीले। तो ये हैं सीले। सीले भूभाग को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में नहीं मानता है। उसका ये मानना है कि भूभाग या टेरिटरी के बिना भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो राज्यों का सबसे पहले वर्गीकरण अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया था, संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर। तो राज्यों का वर्गीकरण करने का श्रेय सबसे पहले अरस्तु को जाता है और राज्यों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर राजनीति विज्ञान को नैतिक शास्त्र या नीति शास्त्र से अलग करने के कारण अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके लाक, रूसो, स्पेंसर और गार्नर। तो सही उत्तर है जॉन लॉक। जॉन लॉक को सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है और उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन उदारवाद के जो है उसको व्यवस्थित करने के लिए या उदारवाद को जस्टिफाई करने के लिए किया। और हाब्स की तरह वह निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन नहीं करता है, बल्कि सीमित और वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का वो प्रतिपादन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, अमेरिका, भारत और स्विट्जरलैंड। तो सही उत्तर है दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता प्रत्यक्ष तौर पर शासन कार्यों में भाग लेती है और नीति निर्धारण का कार्य करती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। तो सही उत्तर है स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार की शासन की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है तानाशाही, डिक्टेटरशिप की स्थापना जर्मनी में हिटलर ने की थी। अगला प्रश्न है, राज्य साधन है साध्य नहीं। राज्य साधन है साध्य नहीं है, यह सिद्धांत किस विचारधारा का है? ऑप्शन है आपके उदारवाद, व्यक्तिवाद, फासीवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। तो सही उत्तर है दोस्तों व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद के अंतर्गत राज्य को साधन माना जाता है, साध्य नहीं। और उदारवाद का जो प्रारंभिक चरण रहा उसको व्यक्तिवाद कहा जाता है। व्यक्तिवादी विचारधारा इस सिद्धांत पर या मान्यता पर आधारित है कि राज्य को व्यक्ति के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्र होता है और अपने अच्छे बुरे का उसे विवेक होता है। तो राज्य को साधन मानने वाला जो विचारधारा है वो है व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, मानव विवेक में आस्था निम्नलिखित में से किस विचारधारा में है? समाजवाद में, उदारवाद में, वैज्ञानिक समाजवाद में और फासीवाद में। तो सही उत्तर है उदारवाद में। दोस्तों उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है और लॉक का मानना है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी होता है और इसमें व्यक्ति के मानव में विवेक में आस्था को उदारवाद में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फासीवाद, फासीवादी विचारधारा या फासीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? तो सही उत्तर है इटली। फासीवाद का जो जन्मस्थल है वो इटली है, जबकि नाजीवाद जर्मनी में हिटलर के समय में उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय का विरोध किसने किया? ऑप्शन है आपके व्यक्तिवाद, उदारवाद, फासीवाद और गांधीवाद। तो सही उत्तर है फासीवाद ने अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध किया और तानाशाही विचारधारा जिसके की अंतर्गत नाजीवाद और फासीवाद आते हैं, इसने अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध करके साम्राज्यवाद का समर्थन किया। फासीवादी विचारधारा जो है वो राज्य के लिए युद्ध को सर्वोच्च मानता है और यह विचारधारा राज्य को ही सब कुछ मानता है। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? ये
ऑप्शन है आपके उत्तर के रूप में जो है वैज्ञानिक समाजवाद, उदारवाद, फासीवाद और व्यक्तिवाद। तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत ये वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्नलिखित में से किस विचारक ने दिया था? तो आप जानते हैं अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप दिया और इसने सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग किया था और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा था। अगला प्रश्न, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आप जानते हैं सामान्य इच्छा या जनरल विल का सिद्धांत रूसो द्वारा प्रतिपादित किया गया है और रूसो सामान्य इच्छा के बारे में वर्णन करता है कि यह मनुष्य की उन सदिच्छाओं का योग होता है जिसका उद्देश्य जनता का हित या सामान्य जनता का हित या लोक कल्याण करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का प्रतिपादन बेंथम ने, जेरमी बेंथम जो है वो अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, प्लेटो, मिल और बेंथम। तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। अतिरिक्त मूल्य को मार्क्स ऐसा आय मानता है जो कि पूंजीपत मजदूरों के खून पसीने की कमाई को हड़प कर अपने पास रख लेता है। अगला प्रश्न है, प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन है आपके रूसो, मनु, कौटिल्य और अरस्तु। तो सही उत्तर है मनु। मनु जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें सर्वप्रथम जो है सामाजिक व्यवस्था और कानून निर्माण के लिए जाना जाता है। प्राण रक्षक के सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य मनु ने किया था और वे राजा को देवत्व की स्थिति प्रदान करते हैं। उनका मानना था कि राजा कभी गलती नहीं कर सकता है, लेकिन मनु कहते हैं कि राजा विष्णु है, राजा का अपमान, उसके प्रति विद्रोह या राजा का वध सबसे भयंकर अपराध है और इसका प्रतिकार मृत्युदंड के द्वारा होना चाहिए। इस तरह से मनु ने राजा के प्राण की रक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक महत्वपूर्ण कथन है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। यह कथन किसका है? तो पूंजीवाद का अंतिम चरण यानी इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसका कथन है? V.I. लेनिन का कथन है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था या अंतिम चरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन किस विचारधारा का है? ऑप्शन है आपके समाजवादियों का, साम्यवादियों का, लोकतांत्रिक समाजवादियों का और व्यक्तिवादियों का। तो दोस्तों व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक इसलिए है कि राज्य के विकास में सहायक है, जबकि बुराई इसलिए है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो आप जानते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है। दोस्तों मार्क्स जो है अपने से पहले समाजवादियों को कल्पना लोकीय समाजवादी या यूटोपियन सोशलिस्ट कहता है, और क्योंकि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की थी लेकिन उस गुलाब के लिए कोई भूमि तैयार नहीं की थी, तो इसलिए यूटोपियन समाजवाद की वो आलोचना करता है, जिसमें चार्ल्स फोरियर, ओवेन और जो कुछ विचारक ऐसे आते हैं जिन्होंने कल्पनावादी या कल्पना लोकीय समाजवाद की बात की थी। लेकिन मार्क्स सबसे पहला विचारक है जो समानता और शोषण को समाप्त करने के वैज्ञानिक तरीके के आधार और उसके कारण तथा परिणामों की बात करता है। अगला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके रूसो, मनु, कौटिल्य और गांधी। तो सही उत्तर है मनु। मनु स्मृति में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्रकोष, दंड, मित्र, और इन्हीं 7 अंगों के कारण मनु को सप्तात्मक या सप्तांग के नाम से पुकारा जाता है। ये 7 तत्व जो हैं वो राज्य के आधार तत्व माने जाते हैं। दोस्तों कौटिल्य का भी सप्तांग सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मनु सबसे पहले विचारक हैं, इसलिए कौटिल्य से पहले आने के कारण सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है?
तो प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? दार्शनिकों का शासन, ये विशेषता है। अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, ये भी है। नर नारी के समान अधिकार, ये भी हैं। पुरुष प्रधान परिवार, तो दोस्तों पुरुष प्रधान परिवार ये प्लेटो के साम्यवाद की विशेषता नहीं है, जबकि 3 अन्य उसके साम्यवाद की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? ऑप्शन है आपके जन्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धन संपत्ति होने पर और प्रधानमंत्री की कृपा पर। तो सही उत्तर है नागरिकता जो है वो जन्म के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1960, 1955, 1975 और 1980। तो सही उत्तर है 1955 में 1955 में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। इसके अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के तरीके के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 324। भारत में निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो दोस्तों ये था संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्दों को कब जोड़ा गया था? तो हमने पहले ही चर्चा कर ली, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त भी संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार देते हैं। तो सही उत्तर है संविधान में जो न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदत्त विधायन किया जाता है संसद द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा और लोकायुक्त द्वारा? तो सही उत्तर है प्रदत्त विधायन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। प्रदत्त विधायन का जो है इसमें ये माना जाता है कि उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार देना। अगला प्रश्न है, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके भारत, चीन, पुर्तगाल और टर्की। तो सही उत्तर है भारत। भारतीय शासन व्यवस्था संसदात्मक शासन व्यवस्था पे आधारित है और इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसमें केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा और अधिकतर राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो राज्यसभा के चुनाव में है अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है आपके अलिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, एक सदनी विधायिका और केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो देखिए संघीय शासन की विशेषताएं लिखित संविधान, दोहरी नागरिकता ये सब हैं और इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये सभी संघीय शासन की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। संघीय शासन की विशेषता है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी प्रणाली है? संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई है।
अगला प्रश्न है द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जॉन लॉक द्वारा लिखित पुस्तक है। शासन पर दो शासन, द टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये 1690 में प्रकाशित हुई थी और इसी पुस्तक के माध्यम से लॉक ने राज्य के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया है। अगला प्रश्न है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है जीन जैक्स रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक है। इसके अलावा रूसो की अन्य कृतियों में डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वलिटी, एमिली कन्फेशंस, डायलॉग्स और रिवेरीज, ये सभी रूसो की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये प्लेटो की कृति है रिपब्लिक। दोस्तों विधि शास्त्र पर व्याख्यान यानी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये पुस्तक किसकी है? तो ये है जॉन ऑस्टिन की पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो लास्की। महत्वपूर्ण विचारक हैं लास्की। लास्की एक महान लेखक थे और उनके अनेक ग्रंथ हैं, जिसमें से ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी रचना लास्की के द्वारा हेराल्ड जोसेफ लास्की की अन्य कृतियां हैं दोस्तों अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, द स्टेट इन द थियरी ऑफ प्रैक्टिस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, द अमेरिकन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, ये सभी लास्की की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो पॉलिटिक्स की रचना अरस्तु द्वारा की गई है। पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना अरस्तु ने की थी। पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये थोड़ी सी कठिन पुस्तक है। ऑप्शन है आपके C.D. बर्न्स, लास्की, J.S. मिल और बेंथम। तो दोस्तों पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक की रचना C.D. बर्न्स ने की है। इसके अलावा पॉलिटिक्स आइडियल्स की रचना 2 पुस्तकें इस नाम से लिखी गई हैं। दूसरे पुस्तक के लेखक बर्ट्रैंड रसेल हैं। अगर ऑप्शन में कभी जो बर्न्स के स्थान पर बर्ट्रैंड रसेल का नाम आता है तो आप उनको सही ऑप्शन के रूप में चुनेंगे। राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा नामक पुस्तक की रचना किसने की है? कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, रूसो और स्पेंसर। तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स की रचना है राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा, क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगला प्रश्न है दोस्तों डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस पुस्तक की रचना किसने की थी? रूसो, लॉक, हॉब्स और कोई नहीं। तो इस पुस्तक की रचना रूसो ने की थी। ये पुस्तक जो है रूसो के अंतर्गत ये मान्यता रखी है कि वैज्ञानिक और साहित्यिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप सारा समाज नैतिक रूप से भ्रष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, इस पुस्तक की रचना बेंथम ने की है। दोस्तों हमने एक जो है प्रश्न पत्र हल करते समय आपको ये बताया था कि जो पुस्तकें हैं उनका हिंदी और इंग्लिश नाम आप दोनों याद रखिएगा ताकि आप सही जो उनके लेखक हैं उनको चूज कर सकें। तो इसमें देखिए नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय, इसको अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये पुस्तक जेरेमी बेंथम द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? तो ऑप्शन है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, नमक कानून तोड़कर, कर चुकाने से मना करके, राष्ट्रीय शालाएं खोलकर। तो सही उत्तर है आपका नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने टीजीटी परीक्षा का नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र हल किया। दोस्तों इसमें जो कठिन प्रश्न हैं उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि आप परीक्षा के समय कम समय में रिवाइज कर सकें और अधिक से अधिक सही प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।